यार मुझसे ये नौकरी नहीं होने वाली। ट्रेनिंग की शुरुआत है और अभी से मेरे घुटनों के बाल बेरिंग जवाब दे गए हैं। सारे जिस्म में दर्द की लहरें यूं उठ रही हैं जैसे किसी ने डंडों से पिटाई की हो या फिर 104 डिग्री का बुखार हो। आराम के लिए ये छोड़ते नहीं। 24 घंटों में 4 घंटे भी तो नींद के लिए नहीं मिलते और खाने की सूरत हाल मुलाहिजा हो। अमजद ने एक साबुत बैंगन उठाकर मेरी आंखों के सामने लहराया। तूने कभी सुना है कि अंडे और बैंगन यकजा करके पकाए जाते हैं और बैंगनों को काटा भी ना जाता हो? ये ट्रेनिंग है भाई, इसमें खाने की हालत भी ये होगी। मैंने अपने सामने रखी प्लेट की तरफ इशारा किया। और हमें जिस्मानी तौर पर मजबूत करने के लिए मुश्किल किस्म की मशकें भी कराई जाएंगी। आखिर हम फौजी बनने आए हैं, स्कूल मास्टर नहीं। मुल्क का दफा करना है हमने। मुखातिब तो तमीज़ से बात कर सकते हैं ना, तमीज़ ही से करते हैं और ऑर्डर देने के लिए आजिज़ाना लहजा इख्तियार नहीं किया जाता। अगर एक इंस्ट्रक्टर यूँ हुक्म दे कि भाईजान प्लीज़ दौड़ कर जाओ और इस दीवार को हाथ लगाओ, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम पैदल भी चले जाएं। छोड़ो इस बहस को और खाना खाओ, टाइम कम है, अभी तक लिबास भी बदली करना है। जफ़र ने निवाला निगलते हुए हमें टोका। आप अपना मशवरा अपने पास रखें। अमजद ने इसे झिड़का। भाड़ में जाओ तुम लोग, मैं तो गया। 15 मिनट रह गए हैं फॉलिन में। ये कहकर जफ़र अपने कमरे की तरफ चल दिया और हम भी इसके पीछे ही हो लिए कि टाइम वाकई कम था। विसल किसी भी वक्त बज सकती थी। फौजियों को इकट्ठा करने के लिए जोर से विसल यानी सीटी बजाई जाती थी, जिसका मतलब होता है कि तमाम इकट्ठे हो जाएं। हमने वर्दी उतार कर जल्दी से खाकी निक्कर और सफ़ेद बुनियान पहनी। आजकल ट्रेनिंग सेंटरों में निक्कर बुनियान के बजाय ट्रैक सूट इस्तेमाल होने लगे हैं। अभी हम बूटों के तस्मे बांध रहे थे कि सीटी जोरदार आवाज़ से बजने लगी और हम सब दौड़कर ग्राउंड में पहुंच गए। अगले 40 मिनट में हम कभी दौड़ते, कभी डड्डू चाल यानी मेंढक की तरह चलना, कभी लॉन्ग जंप यानी टांगे ऊपर दीवार के साथ और सर नीचे, तो कभी फ्रंट रोल यानी कलाबाजियों के साथ आगे की तरफ हरकत करते नजर आए। 40 मिनट के इख्तिताम पर एक मरतबा फिर सीटी बजी और हम एक मरतबा फिर इकट्ठे हो गए। मुख्तलिफ टीमें बनाई गई और हर रिक्रूट यानी अंडर ट्रेनिंग सिपाही को इसकी पसंदीदा गेम खेलने के लिए भेजा गया। ट्रेनिंग सेंटर में हर किस्म के ग्राउंड बल्कि जिम्नाजियम तक मौजूद था। ये पीरियड 1.5 घंटे पर मुश्तमिल था। इसके इख्तिताम पर तमाम को इकट्ठा करके रात के लिए ऑर्डर सुनाए गए और फिर हम ग्रुपों की शक्ल में अपनी बैरक में वापस आ गए। रात को खाना खाने के बाद एक पीरियड सितारा शनासी के मुतल्लिक होता था कि किस तरह हम सितारों के जरिए अपनी सिमत सीधी रख सकेंगे। बकौल अमजद, ये साले खुद हरकत में रहते हैं, हमें क्या सिमत दिखलाएंगे। सुबह को अजान से पहले उठते और कमरों की सफाई भी खुद ही करते कि ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा था। 7 बजे पहला पीरियड शुरू हो जाता जो पीटी यानी फिजिकल ट्रेनिंग का होता। इसके बाद नक्शाबीनी यानी मैप रीडिंग शुरू हो जाती। 2 पीरियड इसके होते और इसके बाद संगीन लड़ाई, जिससे अमजद को हद दर्जा चिढ़ती। यार इतना एमुनेशन है कि कमरे भरे पड़े हैं, फिर भी हमें खाली राइफल से लड़ना सिखा रहे हैं। इनका मकसद इसके अलावा कुछ नहीं कि हम भगोड़े हो जाएं। जिस दिन से ट्रेनिंग शुरू हुई है तुम यही शोर मचा रहे हो कि नौकरी नहीं करनी, भाग जाऊंगा, दरख्वास्त दे दूंगा। अब चले भी जाओ ताकि हम तो आराम से नौकरी कर सकें। जफ़र ने अमजद को छेड़ा। यार मैं तो चला जाता, आप लोगों के लिए रुका हुआ हूँ ताकि आपको साल लेकर जाऊँ। हम तुम्हारे साथ जाएगी या अपने घर जाएगी? अकल खान ने अमजद को टोका। खान साहब आपकी बात नहीं थी, मैं इनके मुतल्लिक कह रहा था। अमजद ने हमारी जानिब इशारा किया क्योंकि इसे मालूम था कि अकल खान में मजाक को समझने और बर्दाश्त करने की इतनी भी अहलियत नहीं थी जितनी मिर्च में मिठास या फिर लस्सी में कालक होती है। अच्छा फिर ठीक है। 18 हफ्तों की ट्रेनिंग के इख्तिताम पर हमें मिडल ब्रेक यानी ट्रेनिंग के दरमियान 1 हफ्ते की छुट्टी मिली। वापसी पर ये अमजद एक दिन लेट था। सज़ा के तौर पर रात की ट्रेनिंग के बाद वो एक्स्ट्रा ड्रिल किया करता। इस ड्रिल में इसके हमरा कुछ और लड़के भी होते जो इसी की तरह लेट आए थे। इस ड्रिल से 1 हफ्ते के बाद इसकी खलासी हो सकी। मेरे बाप की तौबा, अगर आइंदा छुट्टी से लेट आया। एक्स्ट्रा ड्रिल से जान छूटने पर अमजद ने कानों को हाथ लगाया। तो टाइम से आओगे? राशिद ने हंसकर पूछा। नहीं भाई, वापस ही नहीं आऊँगा। तेरा ये झूठ हम शुरू दिन से सुनते आ रहे हैं, जफ़र ने चिढ़ते हुए कहा। और मेरा ख्याल है ट्रेनिंग के इख्तिताम तक सुनना पड़ेगा। तो मेरे इस झूठ से तुम्हें क्या तकलीफ़ है? सिर्फ मुझे नहीं, तमाम को तकलीफ़ होती है। तेरी इन्हीं बातों की बदौलत 3-4 लड़के भगोड़े हो गए हैं। मेरी बातों की वजह से नहीं, बल्कि इनके बर्ताव की वजह से भागे हैं। अमजद का वाज़ेह इशारा इन लोगों से चंद गज दूर बैठे हुए इंस्ट्रक्टर्स की तरफ था। बता दूं इनको? जफ़र ने मजाकन इंस्ट्रक्टर की तरफ रुख किया। फिर इससे पहले कि अमजद इसकी मिन्नत समाजत करता, जोर से सीटी बजी जो वाज़ेह तौर पर ब्रेक के ख़त्म होने का ऐलान था। अगले 6 हफ्ते फायर की ट्रेनिंग थी। इसके बाद जंगी चालों के 6 हफ्ते और आखिर में 4 हफ्ते परेड की तैयारी के थे, जिसे पासिंग आउट परेड कहते हैं। आखिर वो दिन भी आ गया जब हम सेंटर से विदा होकर यूनिटों में जाने के लिए तैयार हो गए। खुशकिस्मती से मैं और अमजद एक यूनिट में पोस्ट हुए थे।
जिस वक्त हम मूवमेंट ऑर्डर ले रहे थे। इस वक्त वहाँ पर मौजूद एक ऑफिसर ने मुझे और अमजद को सेंटर की बॉक्सिंग टीम के लिए रोक लिया और इस तरह हम 6 माह बाद यूनिट जा सके। यूनिट में हमने बमुश्किल 2 माह गुजारे थे कि एक दिन हुक्म मिला नए आने वाले तमाम के तमाम परेड ग्राउंड में जमा हो जाएं। वहाँ ये हमें दूसरी यूनिटों के यंग सोल्जर्स भी नजर आए। हम यूनिट की तरतीब के साथ खड़े हो गए। इसी असना में हमसे मुख्तलिफ वर्दी वाले 4 बंदे वहाँ पहुँच गए। ये किस फौज से ताल्लुक़ रखते हैं? मेरे लहजे में हैरत थी। इनका ताल्लुक़ SSG से है, अमजद ने जवाब दिया। SSG? हाँ, SSG मतलब स्पेशल सर्विस ग्रुप। अमजद ने वजाहत की। इन्हें कमांडोज भी कहते हैं। इनकी आमद का मकसद तुम्हें पता नहीं है? अमजद ने हैरानी से पूछा और फिर मेरा सल नफ़ी में हिलते देखकर मालूमात जानने लगा। ये हर साल आते हैं और आर्मी की यूनिटों से कमांडो सर्विस के ख्वाहिशमंद अफराद को अपने साथ ले जाते हैं। इनके यहाँ नए सिरे से ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ट्रेनिंग पास करने वालों को ही अपने पास रख लेते हैं, नाकाम होने वाले वापिस आ जाते हैं। अमजद की बात बमुश्किल ख़त्म ही हुई थी कि कमांडोज़ का सीनियर अपना और कमांडो सर्विस का तारुफ कराने लगा। वो सूबेदार था। इसने कमांडो सर्विस के इतने फ़वाइद और खसूसियात गिनवाई कि मैंने बेसाख्ता अमजद से कहा, अमजद क्या ख्याल है? अपना नाम लिखवा न लें। सिर्फ नाम लिखवाने से ये सहूलतें मुयस्सर नहीं आने वाली हजरत। ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग भी कर लेंगे, मैं मुसर था। तुम ज़रूर मरवाओगे। इसका लहजा रो देने वाला था। मगर जिस वक्त कमांडो सूबेदार ने ऐलान किया कि ख्वाहिशमंद अफराद आगे आ जाएं तो आगे निकलने वालों में अमजद भी मेरे साथ शामिल था। तमाम की ज़रूरी कवाइफ नोट किए गए। आप तमाम लोगों के नाम कमांडो ट्रेनिंग में शमूलियत के लिए लेटर्स इसी माह जारी कर दिए जाएंगे। अक्टूबर में बाकायदा ट्रेनिंग शुरू होगी। ये कहकर कमांडोज अपनी जीप में बैठकर वहाँ से रुखसत हो गए और हम भी यूनिट सुधारे। सितंबर के आखिरी हफ्ते में अमजद और मेरे नाम कमांडो ट्रेनिंग का लेटर आ गया और हम अपनी यूनिट, जो कि इस वक्त गुजरांवाला स्टेशन पर थी, से चिराट यानी नौशहरा आ गए। हमारा ट्रेनिंग कैंप जलबोजी में लगाया गया। जुमेरात को हम जलबोजी कैंप पहुँचे और सनीचर से ट्रेनिंग शुरू हो गई। पहले मरहले में हमें 40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ गया। शाम के 8 बजे हमारी रवानगी हुई और सुबह के 4:30 बज चुके थे जब हम वापस हुए। यार जानू, अगर ये शुरुआत है तो इसके बाद ये क्या करेंगे हमारे साथ? अमजद के मुंह में ये अल्फाज थे कि ट्रेनिंग ऑफिसर की गूंजदार आवाज़ सुनाई दी, तमाम लोग रेस्ट करें, नाश्ता करें और अगर सोना है तो बेशक सो जाएं। ठीक 4:45 बजे दोबारा फॉल इन होगी। 4.5 मील टेस्ट की और अमजद का चेहरा जो आराम की बात सुनकर 200 वाट के बल्ब की तरह चमकने लगा था। बात के ख़त्म होते वक्त लोड शेडिंग की जद में आ गया। सारी रात चलने के बाद इतना ज़्यादा रेस्ट? वो मुंह बसोर कर बोला, सुना है तुमने, पूरे 15 मिनट का रेस्ट है, वो भी सिर्फ 8 घंटे मुसलसल चलने के बाद। वाह भाई, मैं तो चला वापस यूनिट। बेवकूफ़ मत बनो, मैंने इसे झिड़का। अगरचे ट्रेनिंग मुश्किल है मगर बाद में सहूलियात भी तो ज़्यादा है। ट्रेनिंग को मुश्किल कहना तो कसर नफसी है हुजूर की, वगरना इसको आसानी से नामुमकिन कहा जा सकता है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है सहूलियात का, तो सहूलियात के लिए ज़िंदा रहे तो इनसे फ़ायदा उठाएंगे ना। अमजद, तुझे शिकवा शिकायत के अलावा भी कुछ आता है? अगर ट्रेनिंग करनी है तो करो, नहीं तो शौक से वापस यूनिट चले जाओ। मुझे डीमोरल करने की ज़रूरत नहीं है। जानू, तुम तो खफा हो गया है। यार मैं तो यूं ही मैंने कथा कलामी की, हकीकत बयान कर रहा था। ना चाहते हुए भी मुझे इसकी बात पर हंसी आ गई। हम दोनों जुराबे तब्दील करके स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए, जहां से 4.5 मील का आगाज़ होना था, बल्कि ख़त्म होने की जगह भी यही थी। और हमने 2.25 मील जाकर वहां पर पहले से मौजूद इंस्ट्रक्टर से टोकन लेकर वापस इसी जगह पहुंचना था। कमांडो ट्रेनिंग के शुरू होते ही तमाम स्टूडेंट्स को जो जोड़ियों में हरकत करना पड़ती, इसको उर्फ़े आम में बड़ी सिस्टम कहा जाता है। साथी के चुनाव पर इंस्ट्रक्टर की तरफ से कोई कदगन नहीं थी, इसलिए मैं और अमजद वहाँ भी इकट्ठे ही रहे। सारी रात की बेआरामी और थकन की वजह से वो ये 4.5 मील काफ़ी मुश्किल लगे, लेकिन इतने नहीं कि हमें कमांडो बनने से मुतनफ़र कर सके। हालांकि 300 बंदों ने दौड़ने से इनकार कर दिया था। कमांडो ट्रेनिंग में चूँकि हर शख्स की मर्ज़ी का गहरा दखल था, इसलिए इन लोगों को ट्रेनिंग से अलहदा कर दिया गया। बाकी का दिन आराम से गुजरा। अगली सुबह फिज़िकल टेस्ट था। आर्मी की निस्बत इनका टेस्ट काफ़ी मुश्किल था, लेकिन इत्तेफाक से हम दोनों जिस्मानी लिहाज से फिट थे, इसलिए हमें ये टेस्ट पास करते हुए कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। वक्त गुजरता रहा। हर आने वाला दिन पहले से सख्त साबित हुआ। आए रोज़ बढ़ती सख्ती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ट्रेनिंग की इब्तदा में स्टूडेंट्स की तादाद 2500 थी, जो 1 माह बाद 1200 रह गई थी। मज़ीद कुछ ट्रेनिंग गुजरने के बाद हमें पिट्ठू भी पहनना पड़ गया, और वो भाग दौड़ जो हम बग़ैर पिट्ठू के करते अब पिट्ठू पहन कर करनी पड़ती। एक बात बताऊं जानू, अमजद ने हस्बी आदत मुझे मुख्तसर नाम से पुकारा। इस वक्त हम फायर करने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। बोले, भाई माजे साहब, आपको कौन रोक सकता है? यार मुझे बेसिक ट्रेनिंग के इंस्ट्रक्टर बहुत याद आते हैं।
बल्कि बहुत प्यारे भी लगने लगे हैं। इन कसाईयों के मुकाबले में वो फरिश्ता रहमत है। ट्रेनिंग की सख्ती और मुश्किलात के अलावा भी तुझे कुछ सूझता है? मैं बमुश्किल अपनी हंसी जब्त करता हुआ बोला, क्योंकि अगर मैं हंस पड़ता तो इंस्ट्रक्टर के पीछे इसने लताइफ का पिटारा खोल लेना था। हाँ क्यों नहीं, वो जल्दी से बोला। छुट्टी के बारे, ट्रेनिंग के ख़त्म होने के बारे और अपनी शादी के बारे हर वक्त फ़िक्रमंद रहता हूँ। छुट्टी भी मिल जाएगी, ट्रेनिंग भी अनकरीब इख्तिताम पजीर होने वाली है। अलबत्ता तेरी शादी ज़रा मुश्किल है कि बकौल तेरी सास भी अब तक पैदा नहीं हुई। और वाकई अगले हफ्ते हम 2 दिनों के लिए घर जा रहे थे। फौजी इस्तिलाह में इसको नाइट पास कहते हैं। अमजद का इरादा भी यही था कि ये 2 दिन मेरे घर गुजारे, क्योंकि इसका घर कराची में था और नौशहरा से कराची 2 दिन में पहुंचना तो मुमकिन था, वापिस आना बिला शक्को शुबा नामुमकिन था। अमजद का आबाई गाँव मानसहरा से थोड़ा सा आगे था, लेकिन इसका वालिद तलाश मुआश के लिए अपने पूरे ख़ानदान के साथ कराची जा बसा था। इनका ख़ानदान अमजद के वालिदैन, 3 बहन भाइयों और अमजद पर मुश्तमिल था। अमजद अपनी तमाम बहनों से उम्र में बड़ा था। इसके बरक्स मेरा ख़ानदान काफ़ी वसी था। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा था। मुझसे बड़ी एक बहन और 3 भाई थे। सबसे बड़े का नाम हाकिम जान, इससे छोटा अहमद जान और इसके बाद मोहम्मद जान, और इन तीनों से छोटी जमीला आपा थी। अब्बू जान अच्छे खासे ज़मींदार थे। तीनों भाई अपनी ज़मीनें ही काश्त करते। इसके अलावा और कोई ज़रिया आमदन का नहीं था, लेकिन ज़मीनों से इतना कुछ मिल जाता था कि हमें नौकरी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं फ़कत अपनी ख़ानदानी रिवायत की वजह से फ़ौज में भर्ती हुआ था, क्योंकि हमारे पुरखों से यही दस्तूर चला रहा था कि ख़ानदान का एक न एक बंदा ज़रूर फ़ौज में शामिल हो। और अपने घर में ये पूरा मेरे नाम निकला था। दादा जान की 2 बेटे थे, हाशिम जान यानी मेरे अब्बू और फाजिल जान यानी चचा। चचा फाजिल खुद भी आर्मी से हवालदार रिटायर हुआ था। इसके बेटे अभी कम उम्र थे और स्कूल पढ़ रहे थे। 2 बेटियां अलबत्ता जवान थी, शाजिया और सादिया, जिनमें शाजिया की शादी मोहम्मद जान और सादिया की मेरे साथ हो चुकी थी। जमीला बाजी की शादी मामूजाद असलम भाई से हुई थी। इसी तरह बड़े भाई हाकिम और अहमद दोनों की शादियाँ मामू की तरफ ही यानी असलम की बहनों से हुई थी। हम तमाम बहन भाइयों की अपनी औलादें भी थी। मैं खुद एक चांद से बेटे का बाप था, जिसका नाम अदनान था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।